गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अच्छे से रिवाइज कर लिया है ना। ये चीज क्लियर हो गई कि पार्टिकल नेचर क्या है, वेव नेचर क्या है, कहाँ पे फ्रीक्वेंसी के बेस पे आप एनर्जी फाइंड करते हैं और कहाँ पे इंटेंसिटी के बेस पे एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, राइट। ठीक है। जो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो तीन चार चीजों के अराउंड घूमते हैं। नंबर एक, आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में एक्सप्लेन करना होता है। अच्छा, पैरेलल में आप सोच सकते हैं व्हाई वेव थ्योरी फेल्स इन एक्सप्लेनिंग दिस। आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे स्टार्टिंग करते हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, और वेव थ्योरी में आप कहते हैं कि एनर्जी तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करती, एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। सो एनर्जी जितनी चाहिए वो आप इंटेंसिटी बढ़ा के ले सकते हैं, तो फ्रीक्वेंसी का फंडा ही नहीं रहा। सो सब गलत हो गया। ठीक है। सेकेंड, फिर आप बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट की। फोटो इलेक्ट्रिक करंट आप नंबर ऑफ फोटोन्स पे डिफाइन करते हैं, राइट। उसके बारे में हम ज्यादा कुछ वेव थ्योरी के बेस पे बता ही नहीं सकते, क्योंकि वेव थ्योरी के अंदर फोटोन्स आ ही नहीं रहे हैं। वेव थ्योरी में क्या आ रहा है, एक वेव फ्रंट प्रोसीड कर रहा है, उस वेव फ्रंट की वजह से एनर्जी मिली है और इलेक्ट्रॉन्स ने बाहर निकलना है। सो हम उस पॉइंट को ज्यादा डिस्कस ही नहीं करते हैं अभी। मेन आता है फिर काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आप देखें काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर आप इंसिडेंट एनर्जी बढ़ाएंगे तो वर्क फंक्शन के बाद एनर्जी ज्यादा बचेगी और काइनेटिक एनर्जी एंड हेंस स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा। जब मैं बोल रहा हूं ना, तो एट द बैक ऑफ माइंड आपके दिमाग में फॉर्मूला चलना चाहिए। अच्छा, Kmax इज इक्वल टू hν माइनस वर्क फंक्शन यानी hν, राइट। और साथ साथ ये होना चाहिए कि Kmax इज इक्वल टू E इनटू V0। इन दोनों से चीज क्लियर हो जाती है। ठीक है। तो वेव थ्योरी कहते हैं कि यार एनर्जी तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। सो अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी। तो कहानी एकदम उल्टी। और लास्ट ऑफ ऑल, हम ये मानते हैं कि एक फोटोन रिस्पॉन्सिबल है एक इलेक्ट्रॉन के निकलने के लिए, और वो नेग्लिजिबल टाइम में सारी एनर्जी को प्रोवाइड करता है इन वन लव। बट अगर वेव थ्योरी कंसीडर करते हैं तो वेव फ्रंट की फॉर्म में प्रोसीड करने वाली जिस सरफेस पे फॉल करेगी उस पूरे सरफेस को एक साथ हीट अप करेगी, और रिक्वायर्ड एनर्जी मिलने में इलेक्ट्रॉन को काफी टाइम लग जाएगा। That's it. फिर आपने आइंस्टाइन इक्वेशन को अच्छे से एक्सप्लोर किया, Kmax is equal to hν minus hν0, उसके बेसिस पे लॉज आपने एक्सप्लेन किया। यही किया था हम लोगों ने कल। सो मेरे पास एनसीईआरटी है, आई वुड लाइक टू रीड सम पार्ट आउट ऑफ इट। पेज नंबर 395 पे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, फोटोन के बारे में बता रखा है। ठीक है, तो लोग जो बैठे हैं वो सुनते रहे आराम से। जिनके पास घर पे एनसीईआरटी है दे कैन पिक इट अप। आई एम स्टार्टिंग विद, it says photoelectric effect thus gave evidence to the strange fact that light in interaction with matter behaved as if it was made of quanta or packets of energy। मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवा दिया था कि जब लाइट के साथ ही इंटरेक्शन है, वेव के साथ ही इंटरेक्शन है, तो आप उसमें वेव ऑप्टिक्स यूज करते हैं। लेकिन जैसे वो मैटर के कांटेक्ट में आती है, जिसमें आप रिफ्लेक्शन को भी काउंट कर सकते हो, रिफ्रैक्शन को भी काउंट कर सकते हो, और यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी काउंट कर सकते हो, इन सब में आपको पार्टिकल नेचर कंसीडर करना चाहिए। वैसे मतलब वही बात है, हर नई चीज के साथ एक्सप्लेनेशन बदलता जाता है। इज द लाइट क्वांटम of energy to be associated with a particle? Einstein arrived at the important result that the light quantum can also be associated with momentum। अभी करेंगे आज मोमेंटम वाला। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv करते हैं, या mv इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा करते हैं। A definite value of energy as well as momentum is a strong sign that the light quantum can be associated with a particle। आप देखिए मोमेंटम जो होता है ना वो पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग, हम लाइट के लिए एम्पलीट्यूड की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, वेवलेंथ की बात करते हैं, और पार्टिकल के लिए मास, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम की बात करते हैं। तो अगर आपने मोमेंटम वर्ड का यूज किया तो आप पार्टिकल नेचर की तरफ इशारा कर रहे हैं। The particle-like behavior of light was further confirmed in 1924 by the experiment of A.H. Compton। मैंने आपको बताया था दो इफेक्ट्स आते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट। तो कॉम्पटन ऑन स्कैटरिंग ऑफ एक्स रेज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको कहा कि इसमें ना आपको वर्ड बाय वर्ड पढ़नी है एनसीईआरटी, एक एक लाइन आपको पता होनी चाहिए कि भाई कॉम्पटन का इफेक्ट क्या था ऑन द स्कैटरिंग ऑफ एक्स रेज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। And in 1921, Einstein was awarded Nobel Prize in Physics for his contribution to theoretical physics and photoelectric effect. In 1923, Millikan was awarded Nobel Prize in Physics for his work on the elementary charge of electricity and on photoelectric effect। तो मिलिकन के बारे में ये तो पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन के बारे में उसने इंफॉर्मेशन दी थी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बारे में, राइट। बट साथ साथ ये भी समझे कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी उसका कंट्रीब्यूशन था। आ जाओ, we can summarize the photon
पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज फॉलो, और आके पीछे बैठ जाएगा, यहाँ गया। एक तो तू ये सोचना बंद कर दे कि मैं तेरे लिए गलत सोचता हूँ, मतलब ये सोचता हूँ कि ये पढ़ने वाला बच्चा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना? अच्छा चल कोई बात नहीं। इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, अब मतलब ये इसके क्रच पॉइंट्स है पेज नंबर 396 पे। आई वुड लाइक कि ये आप बहुत अच्छे से समझ के याद करने की कोशिश करें। In interaction of radiation with matter, radiation behaves as if it is made up of particles called photons, right? Second, each photon has energy E is equal to, जो है बेटा बोल सकते हैं जो चीज समझ आती हो, energy E is equal to h nu and momentum P is equal to, हाँ बता सकते हो तो बता दो, momentum h nu by c, h by lambda आपको पता है, देखो वैसे जनरली कह रहा हूँ, आपको पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mp होता है ना, मोमेंटम होता है, तो मोमेंटम इज इक्वल टू h बाय लैम्डा, आप बोल सकते हैं लैम्डा को c बाय न्यू लिख सकते हैं, न्यू इनटू लैम्डा इज इक्वल टू c होता है, बस वही सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। स्पीड c, द स्पीड ऑफ लाइट, all photons of light of a particular frequency or wavelength have same energy and momentum, whatever the intensity of radiation may be. By increasing intensity of light of a given wavelength, there is only an increase in number of photons per second crossing a given area, with each photon having same energy. Thus, photon energy is independent of intensity of radiation. एक photon की energy intensity पे depend नहीं करती. Photons are electrically neutral and are not deflected by electric and magnetic fields. अभी आ गया ना एक पॉइंट कि भाई क्या फोटोन्स के ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट आता है। वैसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब पढ़ा था तो मैंने आपको ये लिखवाया था, समझाया था कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, नाम में जरूर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक आ रहा है, लेकिन इनके ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं आता, चाहे आप वेव नेचर के अकॉर्डिंग सोचो चाहे आप पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग सोचो, बिहेवियर तो सेम ही रहने वाला है। अच्छा, फोटोन का रेस्पॉन्स कितना होता है? 0, ये भी याद रखना, और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। In a photon particle collision such as photon electron collision, the total energy and total momentum are conserved. अब ये फिर से एक बार क्वेश्चन बन गया कि भाई क्या जब एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं? यस एग्जैक्टली, आप वहां पे टोटल एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन दोनों लगा सकते हैं। However, the number of photons may not be conserved in the collision. Number of photons may not be conserved. The photon may be absorbed or a new photon may be created. मतलब होता ही है ना कि इससे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड था, डी एक्साइट हो गया तो नया फोटोन आ गया, और अगर एक फोटोन एब्जॉर्ब हो गया तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स के बारे में नहीं कह सकते, लेकिन मोमेंटम और एनर्जी का कंजर्वेशन क्लियर हुआ? ठीक है, इसके बाद ना इन्हीं फॉर्मूलाज के ऊपर क्वेश्चंस गिवन है, जो मैंने आपको बता दिया था भाई, E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू hc बाय लैम्डा, फिर n नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड है, तो पावर कैसे निकलेगी? कोई बता सकता है? यहाँ पे एक फोटोन की एनर्जी कितनी? h न्यू, n नंबर ऑफ फोटॉन्स की एनर्जी n टाइम्स h न्यू, लेकिन अगर n इज नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड तो वो क्या बन गई? पावर। पावर होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम, सो n टाइम्स h न्यू करके आता है। उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस है, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। Then comes wave nature of matter, इसके बारे में थोड़ा सा लिखवा देता हूं पहले मैं आपको, फिर यहाँ से डिस्कशन लिखिए, शाबाश। Wave nature of matter, wave nature of matter। अब यहाँ पे ना डी ब्रॉगली ने क्या आर्गुमेंट दिए, उसने कहा भाई नेचर लव सिमेट्री। नेचर कहती है कि अगर लाइट जिसको कि आप वेव कंसीडर करते थे उसके पास वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी है, तो जैसे फुटबॉल हो गई, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, इनको हम पार्टिकल कंसीडर करते हैं, तो जो पार्टिकल्स आप कंसीडर कर रहे हो उनके पास भी पार्टिकल नेचर के साथ साथ क्या होनी चाहिए? वेव नेचर। सिंपल सी बात है, ठीक है। लिखिए जरा, डी ब्रॉगली gave a strong argument for wave nature of particles,
लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू हिम there must be a symmetry in nature. There must be a symmetry in nature. That is if light possesses both the natures, that is wave as well as particle. Light possesses both the natures, that is wave as well as particle, comma, then particles like electrons, protons must also possess wave nature. Must also possess wave nature. ठीक है, ये उसने कहा। और इसके बाद हम डिराइव कर लेते हैं फोटोन को लेके, लिख दीजिए स्टार मार्क करके। Following expression provides a relation between wavelength associated with a moving particle. Wavelength associated with a moving particle. ठीक है, कोई मूविंग पार्टिकल उससे क्या वेवलेंथ एसोसिएटेड है वो डिस्कशन। ठीक है, तो उसमें क्या है, एम वी मोमेंटम हो जाता है। मोमेंटम के बेस पे मूविंग पार्टिकल बोला तो मतलब इट हैज मोमेंटम। मोमेंटम के बेस पे आप वेवलेंथ कैसे फाइंड आउट करें, तो समझना, इसे डिराइव करने के लिए हेल्प किसके लिए भी, फोटोन थ्योरी। लिख लीजिए ए फोटोन considered as an energy quantum, quantam, quantum, photon considered as an energy quantum, possesses energy given by हाँ जी, क्या फॉर्मूला होता है इसकी एनर्जी का, इज इक्वल टू h into nu। Here that means h c by lambda। तो एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया h c by lambda। ठीक है, जबकि मोमेंटम का क्या रिलेशन है, एनर्जी और मोमेंटम, लिख दें मोमेंटम एसोसिएटेड इज गिवन बाय mc, वो एनर्जी होती है ना, momentum is mass into velocity, so momentum associated is given by p is equal to mc, and also energy is equal to mc square, so E becomes equal to pc, E is equal to pc। क्लियर हुआ? सो देखो एनर्जी के दो एक्सप्रेशंस पिक कर लिया आपने, एक तो h c by lambda और दूसरा पी सी, दोनों को कोरिलेट कर देंगे। लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, PC is equal to hc by lambda, c gets cancelled, so p is equal to h by lambda or lambda is equal to h by p। यानी कि अगर आपको मोमेंटम पता तो वेवलेंथ निकाल पाएंगे, वेवलेंथ पता तो आप मोमेंटम फाइंड आउट कर पाएंगे। ओवर इज क्लियर? तो याद रखिए इसे ठीक से क्या किया, E is equal to h by lambda और दूसरा is equal to pc, उनको इक्वेट कर दिया, तो p is equal to h by lambda, या lambda is equal to h upon p। अब ये जो एक्सप्रेशन है ना, ध्यान से देखिए कैसे एक्सप्लोर करते हैं। lambda is equal to h upon mv भी लिखा जा सकता है, h upon p भी लिखा जा सकता है। अगर आपको ध्यान हो, जहां आपने मैग्नेटिक इफेक्ट्स पढ़ा था, है ना, मूविंग चार्जेस वाला पढ़ा था, तो उसमें जब एक चार्ज पार्टिकल ट्रेवल करता है तो वहां पे एक्सेलरेटेड थ्रू सर्टेन पोटेंशियल का भी आता है, काइनेटिक एनर्जी का भी एक्सप्रेशन आता है, याद है? किसी को ये पता है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² अपॉन 2m, सो p क्या बन जाता है अंडर रूट 2m k,
हाँ, आपके एक्सप्रेशंस को नहीं बता रहे मुझे सब कुछ। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, एम से मल्टीप्लाई एम से डिवाइड, सो इट बिकम्स पी स्क्वायर अपॉन 2m। यहां से p क्या बन जाता है, अंडर रूट 2m k, सो अंडर रूट 2m k, दैट्स इट। लैम्डा बिकम्स h अपॉन अंडर रूट 2m k। अच्छा, उसके बाद जो फंडा आता है कि अगर एक चार्ज q को v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कर लो तो कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर लो, q v। क्यू चार्ज को अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में डिस्कस किया था ना, तो याद रखो क्यू चार्ज को वी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कर दोगे तो कितनी एनर्जी गेन कर लेगा, क्यू वी। तो यहाँ पे क्या आ सकता है और साथ में h अपॉन अंडर रूट 2m क्यू वी। ठीक है, एक एक्सप्रेशन और आता है, अगर टेम्परेचर T होता है, टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैपिटल T होता है, तो पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी बचती है, 3/2 kT। है ध्यान किसी को, केमिस्ट्री में तो पढ़ते हो, वो तो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट होता है। सो h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2, देखना ध्यान से, 2m, और काइनेटिक एनर्जी कितनी, 3/2 स्मॉल kT। ये काइनेटिक एनर्जी की बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, 2 से 2 हो गया कैंसिल। सो h अपॉन अंडर रूट ऑफ 3m k। तो ये सारे एक्सप्रेशन हैं जिनमें से कोई भी यूज हो सकता है इसका क्वेश्चन कहने को। तो एक सिंपल फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p लिख दो या m भी लिख दो, लेकिन ये सारा एक्सटेंशन है जो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन वेलोसिटी को लेके भी आ सकता है, क्वेश्चन मोमेंटम को लेके आ सकता है, काइनेटिक एनर्जी को, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को लेकर, और टेम्परेचर। आई होप ये बातें आपको समझ में आई। ठीक है, यहाँ तक आपने सबने इजी है, आप चाहे तो ये सारा एक्सप्रेशन डाल सकते हैं, साथ में एक एक डेरिवेशन तो मैं करवाऊंगा इस आपको अलग से, बट ये एक साथ लिखा होगा ना तो आपको अच्छे से याद रहेगा। सभी को कह रहा हूँ कॉपी में फटाफट से लिखिए, न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट्स का बेस है ये जो हम अभी लिख रहे हैं यहाँ पे। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, mv को p लिखा, p को अंडर रूट 2m के लिखा, k को qv लिखा, और k को 3/2 k लिखा। ठीक है, सो ये लैम्डा के लिए आ जाता है। अब एक बार यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करो। ठीक है, हमने थ्योरेटिकली ये बात प्रूव कर ली, फाइंड कर ली कि भाई अगर मोमेंटम होगा तो वेवलेंथ भी होगी, पर आप सोचो डेली लाइफ में जब आप अपने आसपास के लोगों को चलते फिरते देखते हो, फुटबॉल खेल रहे हो, फुटबॉल को किक किया, क्रिकेट बॉल देखी, उनके साथ वाली गेम दिखाई देती है, शकील भी होती है? बिल्कुल नहीं। कारण क्या है, कारण है उनका बहुत सारा मास। आप सोचो, आप बात करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, इन सब के लिए सब एटॉमिक पार्टिकल्स में क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन्स आ गए, प्रोटॉन्स आ गए, उनका मास सोचो कितना होता है, 10⁻31 किलोग्राम, 10⁻27 किलोग्राम। और हमारा सीधा उठा के मतलब कम से कम भी करोगे तो जो ये फुटबॉल वगैरह होती है 1/4 ऑफ किलोग्राम की तो होगी, 200-250 ग्राम की तो होगी। तो यहाँ सारा पॉजिटिव में आ गया। ह्यूमन बींग्स का मास देखोगे तो 60 किलोग्राम, 100 किलोग्राम। तो उनके साथ ये चीज बहुत बढ़ जाती है, जिससे कि वेवलेंथ बहुत ही कम हो, वेवलेंथ के बहुत कम होने की वजह से वो ऑब्जर्व ही नहीं। लिखे स्टार मार्क करके, स्टार मार्क करके लिखते हैं, इन डेली लाइफ we are not able to observe, we are not able to observe de Broglie wave, de Broglie wave associated with moving objects, because mass of these objects is so high, mass of these objects is so high that the wavelength associated becomes negligible. That the wavelength associated becomes negligible. ठीक है, क्लियर है भाई सबको? आप फॉर्मूला चाहे तो यहाँ पे दोबारा से लिख दो कि भाई लैम्डा जो है वो h अपॉन mv है, m बहुत ज्यादा होगा तो लैम्डा ना के बराबर होगी, दैट्स इट डन। आई होप ये अच्छे से आपको क्लियर हो, है ना? अब मैं स्ट्रेट अवे आता हूँ, एक दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ, लिखिए जरा, लिखिए। एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन, electron and proton
have same de Broglie wavelength. Electron and proton have same de Broglie wavelength. Calculate the ratio of kinetic energy associated. Calculate the ratio of kinetic energy associated. दोनों की क्या काइनेटिक एनर्जी उसका रेशियो होगा। करो शाबाश, जल्दी करो। आपको बताना है कि वेवलेंथ सेम है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, और बताना है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। तो गेट गोइंग, आपको समझ में आना चाहिए कि कोई ऐसे फॉर्मूला चाहिए जिसमें वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी दोनों एसोसिएट हो। तो सोचो जरा, आपके पास बेसिक फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। उसके बाद आप जानते हैं अरे मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी की क्या रिलेशन है, √2m k। देखो अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क में आया है फिर तो आप सीधा लिख सकते हो। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क में आया है तो आप काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन पहले डिराइव कर लो, जैसे किया था। जितनी बार वो रिलेशन डिराइव करोगे ना आपका कंफर्ट जोन बढ़ेगा। लिखो फटाफट, k इज इक्वल टू क्या, हाफ एम वी स्क्वायर। अब क्या करें, हाँ m से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, करते जाओ फटाफट। मैं फिर बोल रहा हूँ ये प्रैक्टिस जितनी बार करते हैं उतना हाथ खुलता है। p स्क्वायर अपॉन 2m, और उसके बाद सीधा क्या आ गया, देखो ना, दो ही तो चीजें एक्स्ट्रा लिखी थी। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हम लोग क्लियर है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, m से मल्टीप्लाई डिवाइड p स्क्वायर अपॉन 2m, इधर से p क्या बन गया, √2m k। दैट्स ऑल। ये उठा के यहां पुट कर सकते हो। सो लैम्डा बिकम इक्वल टू h अपॉन √2m k। मैंने कहा कि उनकी वेवलेंथ सेम है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताना है, तो काइनेटिक एनर्जी को अंडर रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। वो निकालने के लिए स्क्वायर कर देते हैं, लिख दीजिए। सो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 2mk। राइट, आपका खुद का कंसंट्रेशन इस चीज पे होना चाहिए कि पूछा क्या गया है। लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी को कोरिलेट करने के लिए कहा गया, उसका रास्ता मोमेंटम के थ्रू जाता है। तो मोमेंटम का लैम्डा से रिलेशन और मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन आपने पिक किया और उसको उठा के यहाँ डाल दिया, हो गया। अब ये बन गया, इसमें क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा स्क्वायर को कैलकुलेट किया तो देखो क्या मिल जाएगा, k इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे h एक कांस्टेंट है, 2 भी एक कांस्टेंट है, लैम्डा सेम बता रखी है। तो आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या बचा, m का फैक्टर से। सो इनवर्स में है मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन डन। तो इनके रट्टे नहीं लग पाएंगे, ये तो प्रैक्टिस से जितना करोगे उतना हाथ खुलेगा, उतना आपके लिए इजी। ठीक है, जाना इसी तरीके से लगभग सारे क्वेश्चन। कुछ काइनेटिक एनर्जी से मोमेंटम की तरफ लेके जाएंगे, वेवलेंथ की तरफ लेके जाएंगे, और कुछ वेवलेंथ से काइनेटिक एनर्जी की तरफ लेके जाएंगे। डन है, ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें आप जब एसएल से क्वेश्चंस करोगे तो अल्फा पार्टिकल न्यूट्रॉन भी आएगा। अब मैंने मैग्नेटिज्म के टाइम पे आपको इस तरह डिस्क्राइब कर दिया था कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस होता है। हीलियम न्यूक्लियस है मतलब उसके इलेक्ट्रॉन निकाल रखी है। इलेक्ट्रॉन निकाल रखे हैं तो कितने यूनिट चार्ज है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और मास कितना है, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। ये बात याद होनी चाहिए, ठीक है, सबको पता है अल्फा पार्टिकल में कितना मास, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन लिख सकते हैं, और चार्ज 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन क्या होता है, 1h2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रखा है, 1h2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और 2 यूनिट मास, ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। बस ये सब आप करके और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, डन। अब लिखिए एक ऐसी डेरिवेशन जो एग्जाम में काफी पूछी जाती है, राइट डाउन। derive expression for de Broglie wavelength. Derive expression for de Broglie wavelength associated with an electron accelerated through
potential difference V accelerated through a potential difference V. तो एक इलेक्ट्रॉन को V पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करेंगे तो क्या डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट। शुरू करते हैं, लिखिए जरा, लिख दीजिए, लिखें। काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, kinetic energy gained by an electron when accelerated through potential difference V. When accelerated through potential difference V, और लिख लेते हैं K is equal to E into V। ठीक है, QV याद रखना है आपने, Q चार्ज को V पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया तो कितना हो जाएगा QV, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया तो कितना हो गया EV। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv² मेंशन कर दे, सो हाफ mv² इज इक्वल टू E इनटू कैपिटल। ध्यान रखना, स्पीड वाला V छोटा लिखना और पोटेंशियल डिफरेंस वाला V कैपिटल लिखना। यहां से आप V फाइंड कर लीजिए, तो v² बन गया ट्वाइस ऑफ EV बाय m, तो V बन गया अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ EV बाय m। ठीक है, सो V फाइंड आउट हो गया। अब आप क्या बोल सकते हैं, लिखिए जरा, डी ब्रोगली वेवलेंथ associated with the moving electron, de Broglie wavelength associated with moving electron may be given by, हाँ जी, क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। ठीक है, मूविंग इलेक्ट्रॉन लैम्डा अपॉन mv। यहाँ पे v को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लिख दीजिए, सब्स्टिट्यूटिंग v लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m और अंडर रूट के अंदर ट्वाइस ऑफ EV बाय m। अब V कैपिटल हो जाएगा, जस्ट आपने V फाइंड किया तो उठा के यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, सो आप देख सकते हैं m अंडर रूट से बाहर है तो लैम्डा बिकम्स इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ m E V। ये आपका एक्सप्रेशन लैम्डा का बन जाता है। अब इसे वैल्यूज पुट करनी है, लैम्डा इज इक्वल टू h कितना होता है 6.6 10 पावर -34 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है इनटू 10 पावर, अच्छा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इनटू 10 पावर -31। ठीक है, और फिर चार्ज लिखना है 1.6 10 पावर -19, नो डाउट, लेकिन V एज इट इज है, V एज इट इज, क्योंकि हमें जनरलाइज V के लिए एक्सप्रेशन निकालना है। तो सभी ध्यान से देखें, h की वैल्यू आपको पता है 6.6 10 पावर -34, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 पावर -31, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10 पावर -19 इनटू Vr। इसे आप डायरेक्टली लिख दीजिए यहाँ पे कि भाई लैम्डा बन जाता है 12.27 अपॉन अंडर रूट V एंगस्ट्रॉम। सीधा याद कर लें, 12.27 अपॉन अंडर रूट V एंगस्ट्रॉम। तो अब इसमें क्या फायदा हो गया, V की वैल्यू डालो और सीधा लैम्डा मिल जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, क्लियर। ठीक है, डन। अब लिखिए स्टार मार्क करके, डेविसन एंड जर्बर, डेविसन एंड
जर्मन proved, Davison and Germer proved wave nature associated with electron experimentally. पहले ये एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में होता था, बट एलिमिनेट कर दिया गया। ये नहीं कि अभी पहले से एलिमिनेटेड है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए कि डेविसन और जर्मर ने क्या किया। तो वो मैं आपको वैसे डायग्राम की हेल्प से समझा देता हूँ, वो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि भाई डेविसन और जर्मर थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड वेव नेचर एक्सप्लोर की, बताया था कि एग्जैक्टली ठीक है। तो समझिए जरा, इन्होंने ना एक इलेक्ट्रॉन गन बनाई। इलेक्ट्रॉन गन क्या होती है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे आपको इलेक्ट्रॉन बीम मिल जाती है और आपके पास एक कंट्रोल रहता है कि जितना पोटेंशियल चाहिए उतना पोटेंशियल को एक्सेलरेट करवा सकते। सो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि एक ना फिलामेंट ले लिया, उसके ऊपर आपने फोटो सेंसिटिव मटेरियल लगा दिया, ठीक है, और इसको क्या किया, करंट प्रोवाइड, बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो हीट जनरेट होगी, उस हीट की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, राइट। बट ये इलेक्ट्रॉन तो कहीं भी जाएंगे, उसे डायरेक्शन देने के लिए कोलिमेट किया, कोलिमेटर बोलते हैं। कोलिमेटर क्या करता है, एक फाइन बीम की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। उसमें इसे प्रोवाइड किया गया पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ लिख देता हूँ, ये जैसे पॉजिटिव रख दिया और इसे नेगेटिव, यानी ये वाला पार्ट जो कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है, उसके कंपैरिजन में सामने मेटल प्लेट्स हैं जिनको आपने पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकलेंगे वो पॉजिटिव की तरफ भागेंगे, तो वो इस तरह से करके इलेक्ट्रॉन गेन, ठीक है, इसे हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बोलते हैं। अब आपको सीधा एकदम फॉर्मूला मिल चुका है लैम्डा का, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंड सो दैट्स इट। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बीम निकली, इन्होंने क्या किया, आगे निकल क्रिस्टल यूज किया, निकल क्रिस्टल। अच्छा, केमिस्ट्री में आपने कुछ ऐसा पढ़ा है कि भाई जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जब कोई भी चीज पार्टिकल्स या लाइट पार्टिकल्स फॉल होते हैं तो उनका ब्रैग्स डिफ्रैक्शन होता है, 2d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, को ऐसी कंडीशन पढ़ी हुई है? नहीं पढ़ी, हम भी बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। ये इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ फॉल करती है और क्या करते हैं, इस तरफ एक ना ऐसे करके डिटेक्टर घुमाते हैं, उस डिटेक्टर के साथ गैल्वेनोमीटर लगा होता है, ध्यान से सुनना, डिटेक्टर के साथ क्या लगा रखा है, गैल्वेनोमीटर। तो होगा क्या, आप एक्सपेक्ट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन आएंगे और यहाँ से ऐसे करके इधर या इधर या इधर कहीं तो जाएंगे, और ये जो एंगल है ये एंगल किया गया मेजर, ठीक है। आने वाली इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ टकरा के इधर जा रही है, वो एक डिटेक्टर की हेल्प से देखा गया, उस डिटेक्टर के साथ लगा रखा था गैल्वेनोमीटर। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे तो करंट ज्यादा हो जाएगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन कम आएंगे तो करंट कम हो जाएगा। तो भाई इस पूरे एक्सपेरिमेंट में एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर 54 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे और लगभग 50 डिग्री के एंगल के ऊपर आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा। अब उसमें जब यहाँ के अंदर की कंडीशंस डिफ्रैक्शन की पढ़ी गई तो ऐसा पाया गया कि भाई ये तो वेव डिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है, यानी कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। आ रही बात समझे? अभी भी आपने वेव ऑप्टिक्स पढ़ा है ना, तो ये सब बातें आपको याद नहीं करनी, जो बातें याद ना करनी हो उनको समझने में मजा थोड़ा ज्यादा आता है। क्यों आता है? क्यों? क्योंकि वो याद नहीं रखनी होती है। तो सुनिए ध्यान से, यहाँ पे आप जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मैक्सिमम करंट देख पा रहे हैं, वो अगर इलेक्ट्रॉन को एक वेव कंसिडर किया जाए तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन से मिलती है। तो वो मैच करता है रिजल्ट वेव ऑप्टिक्स के रिजल्ट से और इस डी ब्रोगली वेवलेंथ से। तो उन्होंने इस तरीके का एक एक्सपेरिमेंट करके ये कंफर्म किया कि भाई इलेक्ट्रॉन्स के पास वेव नेचर होती है। बस ये आपको बेसिकली यहाँ से समझना, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसके ऊपर एनसीईआरटी बैक एक्सेस के अंदर क्वेश्चन है, लिखिए फटाफट, लिखिए when speed of a particle becomes comparable to speed of light, when speed of a particle becomes comparable to speed of light,
comparable to speed of light, then total energy is calculated according to relativistic theory. आइंस्टाइन आ गया बीच में, राइट? अकॉर्डिंग टू रिलेटिविस्टिक थ्योरी, गिवन बाय E इज इक्वल टू, इसमें क्या करते हैं, E स्क्वायर C स्क्वायर प्लस m नॉट, अब जानते हैं mc स्क्वायर होता है, तो m नॉट स्क्वायर C स्क्वायर और इस पूरे का इसके ऊपर बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, तो ये लिख लें आप एक बार। लिंक करने का तरीका मैं वैसे समझा देता हूं। पीसी आप जानते हैं मोमेंटम इनटू सी एनर्जी होती है, और mc स्क्वायर की एनर्जी होती है, तो ये रेस्ट मास एनर्जी है, m नॉट C स्क्वायर, m नॉट इज द रेस्ट मास, m नॉट इज रेस्ट मास, ये एनर्जी रेस्ट मास है, और ये मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो मोशन की वजह से इसका ओवरऑल एनर्जी लेवल है। तो ध्यान रखना होता है क्वेश्चन के अंदर, अगर तो स्पीड कम है, मोमेंटम कम है, मतलब वो रिलेटिविस्टिक वाला नहीं है, तब तो डायरेक्टली इज इक्वल टू पीसीयू। लेकिन अगर कंपैरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड उसके इवन वन हाफ है, वन थर्ड है, वन फोर्थ है, तो इन दैट केस आपको ये फॉर्मूला रखना है, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर का होल स्क्वायर और फिर अंडर, जैसे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मैं इतनी बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएंगे। गॉट दैट? तो इस सब के ऊपर बेस यहाँ पे आपने क्वेश्चंस करने। अब एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिए, देखिए शाबाश। इलेक्ट्रॉन हैज सेम काइनेटिक एनर्जी, electron has same kinetic energy as the energy of photon. Electron has same kinetic energy as energy of photon. इस बार ध्यान रखना, प्रोटॉन नहीं कह रहा हूं, फोटोन कह रहा हूं, फोटोन। Find the ratio of de Broglie wavelength. Find ratio of de Broglie wavelength. Ratio of de Broglie wavelength. तो देखिए जरा, हमें लैम्डा का रेशियो निकालना, और कहा क्या गया है, इलेक्ट्रॉन की तो काइनेटिक एनर्जी और फोटोन की टोटल एनर्जी। फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, फोटोन तो E इज इक्वल टू h नहीं होता है, hc बाय लैम्डा होता है, तो भाई लैम्डा यहां से निकल जाएगी, लैम्डा क्या बन गई, hc बाय e। भाई हमें एनर्जी और लैम्डा को कोरिलेट कैसे करना, सेम क्या चीज है, एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। रेशियो किसका निकालना है, वेवलेंथ का, तो यूनिट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं ना। तो भाई E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा और लैम्डा इज इक्वल टू hc बाय e। अब यहाँ पे एक बात फिर बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखना, जब भी न्यूमेरिकल या कांसेप्चुअल क्वेश्चंस करोगे और फोटोन का डिस्कशन आएगा, फोटोन की एनर्जी के लिए आपके पास दो ही फॉर्मूला है, या तो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर या फिर E इज इक्वल टू h इनटू न्यू। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप ये h इनटू न्यू भी यूज कर रहे हो। सो hc बाय लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू hc बाय e। ये बन गई मेरी क्वेश्चन नंबर 1। एनर्जी ऑफ फोटोन लिखते जाए, शाबाश। Energy of photon is given by E is equal to hc by lambda, so lambda is equal to hc by e। डन, ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है इलेक्ट्रॉन की, लिख लीजिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन k इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास दो तरीके हैं, एक तो किसी को फॉर्मूला डायरेक्टली याद हो, भाई काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ का क्या रिलेशन था, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m k, उसने तो सीधा वहां से कर लेना है, नहीं तो आपको यहाँ से प्रूव करना पड़ेगा पहले। k इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, यहाँ से आप v निकालेंगे, v बन जाएगा ट्वाइस ऑफ k बाय m का अंडर रूट, देख पा रहे हैं, ट्वाइस ऑफ k बाय m का अंडर रूट। और फिर आप लिखेंगे, लिखते जाओ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन
क्या होता है ना, कुछ बच्चों ने न्यूमेरिकल्स बहुत कम किए होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पर उनका इंटरेस्ट ही नहीं होता, उनका इंटरेस्ट होता है डेरिवेशन करो और काम चलाओ, ऐसा चलता है पहले। लेकिन ये ना फंडा बहुत टाइम से आउटडेटेड हो चुका है। 10th तक तो शायद फिर भी चल जाता है, वहाँ छोटी छोटी चीजें होती है करने वाली। अब आपका मतलब पहले हमारे टाइम में भी और पीछे भी 10 साल पुरानी तक मैं बात करूं तो बच्चों को अगर 50 डेरिवेशन करने के लिए दे दी, 50 डेरिवेशन मतलब 50 दिन में तो कर ही लेंगे, 2 महीने में तो कर ही लेंगे, तो वो बड़े आराम से बड़े अच्छे मार्क्स लेके पास हो जाते। लेकिन अब नहीं हो सकते। अब 70 मार्क्स का पेपर है, 70 में से मुश्किल से मतलब हद मार के 10 नंबर की डेरिवेशन आती है और न्यूमेरिकल भी 15 नंबर के आते हैं। अब जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं उनको न्यूमेरिकल ही कहते हैं, जिसमें फॉर्मूला तो लिखना होता है लेकिन उसके बेस पे कैलकुलेशन नहीं करनी होती, उनको न्यूमेरिकल नहीं कहते, उनको कॉन्सेप्चुअल्स कहते हैं। जैसे अभी आपने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा कि भाई अगर हम रेड की जगह ब्लू लाइट यूज कर ले तो फ्रिंज पैटर्न का क्या होगा, अब वो न्यूमेरिकल थोड़ी ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। जबकि करोगे किस बेस पे, लैम्डा इज बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाय डी, फॉर्मूला तो यूज हो ही रहा है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट बढ़ा दिया गया। कारण क्या है भाई, साइंस कर रहे हो तो दिमाग को चलना चाहिए ना, थोड़ा सा रट्टाफिकेशन पे नहीं होना चाहिए। सो वही सारी चीजें यहाँ, ठीक है। तो आपको एक लिंक बनना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी सेम बताइए, लैम्डा का रेशियो पूछा है तो उनका लिंक ढूंढना पड़ेगा। एनर्जी और लैम्डा का तो हो गया, अब काइनेटिक एनर्जी से लैम्डा तक जाना है तो लिखते जाए। पहले v निकाल लिया, अब लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, या पुट करोगे तो h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2mk, ये तो इसे मैं लिख देता हूं लैम्डा ऑफ फोटोन, इसे लिख देता हूं लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेशियो निकालना है, लैम्डा ऑफ फोटोन अपॉन लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, यानी कि दिस अपॉन दिस, hc बाय e डिवाइडेड बाय h बाय अंडर रूट ऑफ 2mk, h से h कट गया। So what we obtain is under root of 2mk divided by c into c, यहाँ पे c आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। क्लियर हुआ? कर लोगे? तो देखो आपको फोटोन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए, वर्क फंक्शन पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पता होना चाहिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पता होना चाहिए, वो जो पावर वाला पार्ट था कि नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड कैसे निकलेंगे वो सारा समझाया, वो पता होना चाहिए। हेल्वेक, लेनर्ड और हर्ट्ज सपोर्ट इन फॉर द फिनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो क्लियर होना चाहिए। उसके बाद वो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पूरा डायग्राम बनाया, उसके अंदर कैथोड और एनोड बनाए और उसमें क्वार्ट्ज की विंडो बनाई, है ना, पोटेंशियल डिवाइडर बनाया। आ रहा है कुछ थोड़ा थोड़ा यार? आप जिसको नहीं आ रहा वो नोटबुक ओपन करके मेरे साथ साथ देखता जाए, सोचता जाए, है ना। और फिर वहां पे आपको समझाया गया कि अगर आप इसे कमांड करना चाहते हैं तो देयर आर 4-5 थिंग्स जिन पे आपको कंप्लीट क्लैरिटी होनी चाहिए। आने वाली रेडिएशन की दो चीजें, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। जब फ्रीक्वेंसी की बात करी तो एक फोटोन की एनर्जी बढ़ाने की बात करी h, जब इंटेंसिटी की बात करी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड बढ़ाने की बात करी, राइट। इसका इफेक्ट किसके ऊपर देखना है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रीक्वेंसी से नहीं बढ़ पा रहा, सैचुरेशन वैल्यू की बात की, वो किससे बढ़ेगा? ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन से, क्योंकि एक फोटोन ही एक इलेक्ट्रॉन निकालता है। लेकिन समझाया गया सारे फोटोन इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाल पाते, 1% 2% फोटोन से इलेक्ट्रॉन्स निकाल पाते। डन। अब उसके बाद फिर जो फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर डिपेंडेंस नहीं हुई और इंटेंसिटी के ऊपर डायरेक्ट डिपेंडेंस हो गई। फिर आपने पढ़ा स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। सेम इज फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी एंड नॉट ऑन इंटेंसिटी। जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। अब तो आपको उसका एक्सप्रेशन भी अच्छे से आता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू h nu माइनस h nu नॉट, राइट। जितना h nu बढ़ता जाएगा उतना काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बढ़ती जाएगी। आपको बताया था यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्यों लिखते हैं? क्योंकि वर्क फंक्शन इज नॉट द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय ऑल द इलेक्ट्रॉन्स टू कम आउट, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। जो फ्री इलेक्ट्रॉन का बंच सबसे पहले निकलने वाला होता है उनको मिलती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, फाइन। तो वहां से फिर चलते चलते आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल पे ध्यान दिया। स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बना, k max is equal to ev नॉट, ev नॉट। उस पे एक 1 मार्क क्वेश्चन के बारे में बताया कि अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा 4 वोल्ट, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, उसके बाद ग्राफ बनाया, ग्राफ स्ट्रेट लाइन बना, आपको बताया कि ग्राफ में जो स्लोप है वो h/e है, यानी प्लैंक्स कांस्टेंट इज e टाइम्स द स्लोप। जितने भी मेटल्स के लिए बनाओगे सबके लिए पैरेलल बनेंगे क्योंकि स्लोप चेंज नहीं होने वाला, राइट। फिर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज और वगैरह वो तो समझ लिया। और फिर ये डी ब्रोगली ने क्या आर्गुमेंट दिया, उसके बाद डी ब्रोगली का एक्सप्रेशन लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, उसके बाद इलेक्ट्रॉन के लिए 12.27 अपॉन अंडर रूट v, फिर डेविसन जर्मन ने क्या किया था, और फिर ये क्वेश्चन, दैट्स इट, राइट। तो आई होप डी ये जो डुअल नेचर वाला चैप्टर है ये आप कंप्लीट कर पाएंगे, एनसीईआरटी से फिनिश अप कर दीजिए इसे। अब हम मिलेंगे ट्यूसडे को, ट्यूसडे तक आपने डुअल नेचर कंप्लीट करना है, और मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा, जैसे अभी हम ईएमआई कर रहे हैं तो ट्यूसडे तक जितना हो सके आप उतना ईएमआई कंप्लीट करेंगे। जैसे मैंने एडिट अभी रिवाइज करवाऊंगा, तो आप लोगों का क्या रह गया था, डिफरेंट वेज जिनसे जो ईएमएफ है वो इंड्यूस की जा सकती है, प्लस एडी करंट, इतना पार्ट में करवाते जाऊंगा, ठीक है। तो ठीक है, रिवीजन वाले रुके, बाकी फुर हो जाए। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, खूब अच्छे से एंजॉय करें, थोड़े बहुत पटाखे भी बजाएं, कोई बात नहीं। किसने बंद कर दिए, खुले बिक रहे हैं। क्या कह दिया कि पटाखे नहीं बजाने, क्या तुम जब बीजेपी जीतती है तब तो भर के बजाते हो। कोई नहीं ठीक है, वो ऐसा है, डीसी कितने ही है वो तो बजा ही सकते हैं, पॉप पॉप छोटे छोटे जो होते हैं, है ना। बहुत सारे, मतलब कल मैं जैसे 11th के बच्चों से पूछा था, कुछ एक तो कहते सर मुझे तो उसके साउंड से बड़ी परेशानी होती है। तो भाई ऐसे बच्चों को जिनको साउंड से परेशानी होती है तो वो तो नहीं बजाए, गाने भी थोड़े से हल्की आवाज में सुना। ठीक है, चलो बातें चलती रहेंगी। मिठाई मिठाई बनाना अच्छे से, खाना पीना घर पे ही, और पेरेंट्स की हेल्प करना, है ना। बहुत सारे बच्चे तो कहते हैं मेरे को तो पढ़ना है, और पढ़ते हुए फिर मतलब जब टेस्ट आया तो मैं तो पढ़ नहीं पाया, ना तो घर वालों की हेल्प करनी है और ना काम करना है। तो ये नियत से बाहर निकल आओ, ऐसे बनो कि अरे मुझे आप क्यों कर रहे हो, तो मैं करके दिखाता हूँ, दिखाती ये सब काम, तो थोड़ी सी हेल्प करो घर वालों की और पढ़ाई भी करो। हाँ जी सर, ओके गुड। कुछ लोग तो बोर होकर निकलने शुरू हो गए, तो मैं तो मैं अपनी स्टैंड अप कॉमेडी बंद करता हूँ, आगे चलते हैं। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर, अच्छा अब कहने की देर होती है, दरवाजा एक बार बस खुल जाना चाहिए, फिर तो लोग भाग लेते हैं। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ट्यूसडे तक आपने क्या करना है, जिसका रे ऑप्टिक्स कुछ भी रह गया है, अभी भी रह गया है, वो उसे फिनिश अप करें, वाइंड अप करें प्रॉपर्ली, प्लस जो भी डुअल नेचर का चैप्टर किया ये करें। इसके बाद बचा ही क्या है, एटम न्यूक्लियाई सेमीकंडक्टर। अब अगर मैं ठीक स्पीड से करवाऊंगा तो एटम न्यूक्लियाई पूरा जोर लगा के भी 1 हफ्ते में खत्म हो जाए, और 1 हफ्ते में सेमीकंडक्टर, तो मैक्सिमम 2 वीक की कहानी बची, यानी नवंबर खत्म होते होते लगभग चीजें फिनिश हो चुकी होंगी। तो मेरा प्लान ये है कि इसके बाद तुम्हारा बैच कर दूंगा बंद, आधे बच्चों को तो फीस ही नहीं आई है कि नहीं, आधे बच्चे तो फीस ही नहीं दे रहे हैं, तो बैच कर देंगे बंद, और ये होगी मेरी तरफ से समाज के लिए एक समर्पण। इसके बाद शुरू करेंगे 1 दिसंबर से क्लास, बैच नया, नए पैसे, बिल्कुल नए कोरे पैसे, और उसके साथ पढ़ाई शुरू करेंगे, ठीक है। आपको भी अच्छा लगेगा ना, मतलब फ्री में कुछ मिल जाए तो मजा नहीं आता, और जब थोड़ा सा पैसा देना पड़े तो लगता है यार नहीं थोड़ा थोड़ा करो, पेरेंट्स भी पूछते रहते हैं फिर, अरे पैसे दे रखे कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये कहानी होगी, तो ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने ये पढ़ा कि ईएमएफ और करंट इंड्यूस होते हैं जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद क्लोज लूप चेंज करता है, या फिर एक कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरीके से ट्रेवल करता है कि बी एल और बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, या फिर उनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंसीडर करना होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसके ऊपर पूछा जाता है वो आता है निडल का, कि एक कंडक्टिंग निडल को आपने सीधा ऐसे ड्रॉप कर दिया, क्या ईएमएफ इंड्यूस होगी कि नहीं होगी, आपने उसे ऐसे हॉरिजॉन्टल रख के ड्रॉप कर दिया। तो ध्यान से सुनना, आपके दिमाग में चलना चाहिए बी एल बी परपेंडिकुलर है या नहीं है, अगर इनमें से कोई भी दो चीजें पैरेलल हो गई तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, बस इसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सुनना, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां होती है, नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ, हाँ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है साउथ से नॉर्थ,
ध्यान रखिए, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है नॉर्थ से साउथ, अर्थ के अंदर उल्टा सिस्टम नहीं है। हम जो नॉर्थ साउथ बोलते हैं ज्योग्राफिक को बोलते हैं। ज्योग्राफिक नॉर्थ के पास एक्चुअली मैग्नेटिक साउथ है, यानी ज्योग्राफिक नॉर्थ पे फील्ड अंदर आ रही है और ज्योग्राफिक साउथ पे फील्ड बाहर निकल रही है, इसलिए हम तो एक ही पे रखते हैं, कंफ्यूजन नहीं करते, ज्योग्राफिक की बात करते हैं। सो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, ध्यान रहेगा इस बात के बारे में। ठीक है, साउथ से नॉर्थ जाती है। हाँ चलो, यहाँ पे एक पॉइंट और को ध्यान आ गई है ना, पिछले साल मतलब इससे पिछले साल मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन था कि एंगल ऑफ टिप कहाँ पे पॉजिटिव होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो आपको पहले तो ये समझना है कि जब टिप निडल नीचे की तरफ पॉइंट करती है तो उसे पॉजिटिव माना जाता है, और जब ऊपर पॉइंट करते हैं तो उसे नेगेटिव माना जाता है। ठीक है, तो अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हम किसको बोल रहे हैं, जहां पे साउथ है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट है। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट होगी वहीं तो नीचे जाएगी, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंगल ऑफ डिप पॉजिटिव होता है और सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर ये नेगेटिव होता है। तो अब आपके एग्जाम में आ सकता है, राइट, फाइन। तो जो बच्चे अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं अननोन क्वेश्चंस के अंदर भी, उनको कॉन्सेप्चुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट नीट के जो पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन है वो कर लेना चाहिए। ठीक है, आपको एक एडवांटेज मिल जाएगा। जेई के ना करो, एटलीस्ट नीट के करो, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्चुअल पार्ट आता है। फाइन, अब मिडिल वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां है, साउथ से नॉर्थ, हॉरिजॉन्टल हो गई, आपने इसे वर्टिकल छोड़ दिया तो लेंथ भी वर्टिकल और मोशन भी वर्टिकल, यानी वेलोसिटी भी वर्टिकल। लेंथ और वेलोसिटी पैरेलल आ गए, लेकिन आप एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे, एक्सप्लेनेशन में सिंपली लिखोगे इट इज नॉट एबल टू इंटरसेप्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंटरसेप्ट ही नहीं कर पा रहा, बस दैट्स इट। ये तरीका लिखने का, समझने का है कि लेंथ और वेलोसिटी पैरेलल। डन। दूसरा, इसे हॉरिजॉन्टल रख के छोड़ा गया, लेकिन जब हॉरिजॉन्टल रखा गया तो उसके अंदर इसे रखा गया नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ में रख के छोड़ दिया तो क्या हुआ, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड हो गए पैरेलल। तो इस केस में फिर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। क्लियर। फिर आपने इसे रखा ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट में रख के छोड़ा तो पक्का दिख रहा है इसे धागे हैं या काट, राइट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो साउथ से नॉर्थ है और ये ईस्ट से वेस्ट है, तो उनको ऐसे कट करना होगा। तो कुछ लोग तो डायरेक्टली लिखते हैं डजंट कट इट कट्स, तो उसके पास बट इंटरसेप्ट इज डिपेंड। आई होप क्लियर हो आप लोगों को। इसी के ऊपर बेस्ड दो तरह के और क्वेश्चंस आते हैं, एक आता है ट्रेन का और एक आता है एरोप्लेन का। एरोप्लेन जब ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, राइट, तो वो वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंटरसेप्ट करता है। तो आपको क्या करना है, नॉर्मली उस क्वेश्चन के अंदर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और एंगल ऑफ डिप की, या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड एंगल ऑफ डिप, तो आपको उससे क्या निकालना है, वर्टिकल कंपोनेंट। आपको ध्यान होगा वर्टिकल कंपोनेंट बनता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू sin थीटा, sin डेल्टा, डेल्टा क्या होता है, एंगल ऑफ डिप, और tan डेल्टा होता है b वर्टिकल अपॉन b हॉरिजॉन्टल, राइट। ये मैग्नेटिज्म के अंदर आता है। तो इस तरह से आप वर्टिकल कंपोनेंट निकाल के और फिर bl की लगाओ, b मैग्नेटिक फील्ड, l क्या होता है, जो प्लेन की ऐसे वाली लेंथ, विंग टू विंग, राइट, और v इज द वेलोसिटी। डन, क्लियर हुआ। ठीक है, इसके बाद ट्रेन का क्वेश्चन। ट्रेन कौन से डायरेक्शन में जा रही है, दोनों एंड्स के बीच में, ये दोनों एंड्स मतलब जैसे इंजन ऐसे चलता हुआ रहा है आपकी तरफ, तो व्हील यहाँ पे है, तो एक्सेल का डिस्कशन, एक्सेल ऐसे बनेगा, उस एक्सेल के एंड्स के बीच में ईएमएफ आएगी कि नहीं। भाई एक चीज तो देखो, एक्सेल की लेंथ के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी और लेंथ का फंडा तो हो गया सेट। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हुई तो भी ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हुई तो भी नहीं होगी, तो हॉरिजॉन्टल तो हो गया खत्म। अब क्या बचा, वर्टिकल। फिर से क्लैरिटी आनी चाहिए कि when you talk about finding EMF induced between the ends of axle of a moving train, we need to consider the vertical component of Earth's magnetic field. That's simple. अब देखो, जैसे मैं आपको भी करवा रहा हूँ ना, एक थर्ड फेज भी आएगा डिवीजन का, मैं आपको समझाता हूँ। जब फर्स्ट टाइम करते हैं तो ज्यादा ध्यान हमें डेरिवेशंस पे, डेफिनेशंस पे रखना। जब सेकंड टाइम करते हैं तो वो मैं आपके ऊपर छोड़ सकता हूँ, कल ये याद करके आना है, हो गया। फिर मेरा डिस्कशन इन चीजों का ज्यादा होता है, तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे थोड़ा सा बेटरमेंट आती है, न्यूमेरिकल पार्ट पे बेटरमेंट आती है। जब थर्ड टाइम करते हैं तो एग्जैक्टली उन क्वेश्चंस की तरफ भागते हैं जो प्रीवियस टाइम, ठीक है। तो थोड़ा सा ठीक से ध्यान दो, जो बोल रहा हूँ उसको उसी तरीके से करते जाओ। टारगेट रखो कि 1 दिसंबर तक एक बार आप अपना सिलेबस, मतलब जो बचा हुआ है वो लगभग फिनिश कर दो, क्योंकि ऑप्टिक्स से बाद वाला तो हम कर ही रहे हैं। उससे पहले वाले में मैंने एक बार आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी पूरा रिवाइज करवा दिया, करंट भी करवा दिया, मैग्नेटिज्म भी करवा दिया, मैग्नेटिज्म को दूसरी बार चलता और ईएमआई भी हो जाएगा, तो बचा क्या, एसी बस।
समझ रहे हो मेरी बात को? चलो वापस आओ, ये वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे। उसके अलावा कैपेसिटर वाला क्वेश्चन करवा दिया था मैंने आपको, और क्रशिंग, अगर एक सर्कल बनाओ तो उसको क्रश कर दे तो उसके वाला भी हो जाएगा, तो ये कर सकते हैं। अब बचा कि इसमें ना जनरेटर वाला केस आता है। फ्लक्स को लिखा जाता है B into A into cos of थीटा, यानी कि फ्लक्स ईएमएफ क्या होगी, माइनस ऑफ डी फाई बाय dt, यानी कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो ईएमएफ आएगी। अब मैग्नेटिक फ्लक्स तीन चीजों पे डिपेंड करता है, एक आप मैग्नेटिक फील्ड को ही चेंज कर दो, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एरिया को चेंज कर दो, और तीसरा एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया को चेंज कर दो। तो तीनों चीजें मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये तो शीट दिख रही है, ये मानो कि सिर्फ इसके बॉर्डर्स है, बीच में कुछ नहीं, तो बन जाएगा लूप। ये जो लूप है इसके अक्रॉस, इसके पास आप मैग्नेट को लाते हो, पास लाते हो दूर लेके जाते हो, पास लाते हो दूर लेके जाते हो, इससे क्या हो रही है चेंज, मैग्नेटिक फील्ड। ये है मैग्नेटिक फील्ड। आगे समझे? या आपने मैग्नेट को ऐसे करके घुमा दिया, ध्यान देना, ऐसे करके, तो कभी नॉर्थ पास आता है, कभी साउथ पास आता है, कभी दूर जाता है, तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। लेकिन अगर इसे ऐसे घुमाया, देख पा रहे हो, ये ऐसे घुमाया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि जितनी दूर था उतनी दूर है, जितनी फील्ड थी उतनी फील्ड है। सो याद रखना है, एक्सिस के अपनी कौन सी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट घुमाया तो कुछ नहीं होगा, परपेंडिकुलर वाली एक्सिस के अबाउट घुमाया तब होगा। तो ये डायग्राम नहीं बन के आएगा, वो लिखेंगे तो आपको कॉम्प्रिहेंड करना आना चाहिए कि भाई ये वाली एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तो कुछ नहीं होगा, इस एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तो होगा। तो ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना। ये आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बना रखे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट सॉलिनॉइड है, जैसे सॉलिड में करंट चेंज कर दो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाती है, तो उसका भी क्वेश्चन बन सकता है ऐसा। सेकंड एरिया, एरिया ये है कि मान लीजिए ये मेरे पीछे जो व्हाइट आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड रीजन, और ये लूप, ये लूप देखना, ये यहां से हुआ एंटर, हुआ एंटर, धीरे धीरे इसका एरिया इनसाइड द फील्ड बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ के बाद हो गया कांस्टेंट, अब नहीं बढ़ रहा, तो अब कोई फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, लेकिन फिर यहाँ से बाहर निकलने लगा, अब फिर से क्या हो गया, एरिया चेंज होने लगा। तो ये होता है एरिया चेंज के क्वेश्चन, या आपने लूप को छोटा बड़ा कर दिया टाइप से। और भाई तीसरा है एंगल, एंगल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इधर बोर्ड से बाहर की तरफ आपकी तरफ आ रही है, और ये ऐसे करके लूप रखा है, इस लूप को घुमाना शुरू कर दिया, घुमाना शुरू किया तो उनके बीच में क्या चेंज हो गया, एंगल चेंज हो गया। तो अब आपको क्या चाहिए, यू शुड कैरी इन योर माइंड कि जो क्वेश्चंस आएंगे वो तीन तरह के आएंगे, तीन चार तरह कर देता हूं, चौथी कौन सी, वो जो सिंगल कंडक्टर की मूवमेंट के क्वेश्चंस है। तो चार तरह के क्वेश्चंस मेनली आएंगे, एक जिसमें आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे होंगे, उसके तरीके क्या हो सकते हैं, मैग्नेट को पास ला रहे हैं दूर लेके जा रहे हैं, लूप को पास ला रहे हैं दूर लेके जा रहे हैं, या फिर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर दिया, या फिर आपने सॉलिनॉइड में करंट चेंज कर दिया। तो ये सब जब आप एक साथ बोलेंगे तो क्लैरिटी अपने आप बढ़ जाएगी। सेकेंड एरिया, मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, उसके अंदर लूप को लाए बाहर ले गए, जब तक अंदर चला तब तक कोई फ्लक्स चेंज नहीं हुआ, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुई। लेकिन अगर आप थर्ड केस कंसिडर करते हैं तो वो बन जाता है इलेक्ट्रिक जनरेटर। जनरेटर में क्या होता है आप यहीं से शुरू करते हैं, at any time flux is equal to ba cos theta, theta is the angle between normal, याद रखना, between normal to the loop and magnetic field। आप जानते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो वेलोसिटी इनटू टाइम होती है, तो अगर जो लूप है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तो t टाइम में कितना एंगल कवर कर दिया, ओमेगा t कवर कर दिया, तो ये बन जाता है b into a into cos of ओमेगा t। उसमें एक चीज और आप ऐड ऑन कर सकते हैं, फ्लक्स लिंक तो ये हो गया, लेकिन जब ईएमएफ लिखने जाएंगे, ध्यान देना, ईएमएफ लिखने जाएंगे तो माइनस डी बाय dt लिखते हैं आप, लेकिन अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होगी तो इस v से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, ये छोटी सी बात याद रखो। अगर एक के बाद एक बहुत सारी टर्न्स है तो हर एक टर्न से लिंक्ड फ्लक्स तो सेम है ना, लेकिन हर एक टर्न में उस फ्लक्स चेंज की वजह से ईएमएफ आएगी, तो सीरीज में होने की वजह से सबकी ईएमएफ ऐड हो जाएगी। तो ईएमएफ जब लिखने जाते हो तब यहाँ पे एंड आओ, ऐसे ही ट्रांसफार्मर में भी किया था, अगर आपको ध्यान, तो E becomes equal to minus n d phi by dt, पुट कर दो, क्या आ जाएगा, माइनस n as it is d phi by dt, b as it is, a as it is, cos का डिफरेंशिएशन माइनस ओमेगा sin ओमेगा t, ये तो आता होगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस ओमेगा sin ओमेगा t, और sin का डिफरेंशिएशन ओमेगा cos ओमेगा t होता है। तो ये बन गया भाई एक्सप्रेशन, E is equal to, अब इस टर्म को लिखते हैं E नॉट, क्या लिखते हैं, E नॉट, तो E is equal to E naught sin of omega t, E naught represents the maximum EMF induced, NBA omega, इसका रट्टा लगना चाहिए, मैक्सिमम EMF कितनी होगी, NBA ओमेगा।
तो चाहे ये जनरेटर का बोल के क्वेश्चन दे, कॉइल को, अब उसमें देखो स्टेटमेंट फिर ध्यान से सुनना क्या है। ये जो कॉइल है, राइट, ये वर्टिकल प्लेन में रखी हुई है, वर्टिकल प्लेन में रखी हुई है, और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर ऐसे भी हो सकती है, परपेंडिकुलर ऐसे भी हो सकती है। गॉट दैट? वही। उसके बाद ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाली एक्सिस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे घूमेगा, तो बन गई बात। या हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऐसे बन गई, तो भी बन गई बात, कोई इशू नहीं है। लेकिन ध्यान देना, लेकिन अगर ये अपनी ही एक्सिस के अबाउट घूमने लगा तो ये ऐसे घूम रहा है, क्या बात बनी? सोचो, क्या बात बनी? नहीं बनी। कृपया ध्यान दें, अगर मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है और ये ऐसे घूमने लगे तो घूमता रहे भाई, एरिया तो वही का वही है, मैग्नेटिक फील्ड वही की वही है, एंगल भी वही का वही है, तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको लगता है कि डेरिवेशन करके काम बन जाता है, लेकिन आपको एप्लीकेशन समझनी करनी आनी चाहिए कि अगर हमने उसे उसकी एक्सिस के अबाउट घुमा दिया तो फ्लक्स ही चेंज नहीं हुआ। जब क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक्सिस है, ऐसे एक्सिस, उस एक्सिस के अबाउट घुमाया इधर तो भी हो गया, या फिर इस वाली एक्सिस के अबाउट घुमाया ऐसे तो भी चेंज। क्लियर? सो इसमें आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और ई नोड आ जाएगा और आप सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ ध्यान देना, क्वेश्चन ना दो चीजें पूछ लेते हैं, मैक्सिमम ईएमएफ एनबीए ओमेगा, एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड। अब अपने एसी में अगर ध्यान हो तो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी की एवरेज कितनी आती है? 0। तो इस केस में एवरेज ईएमएफ इंड्यूस कितनी हो जाएगी? 0, और मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस कितनी आ जाएगी? एनबीए, दैट इज इट। ठीक है, अब फटाफट से हम कर लेते हैं एडी करंट। क्या होता है एडी करंट? जैसे मैं बार बार ये आपको शो कर रहा हूं, अगर लूप कंसिडर किया तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन अगर ऐसे शीट कंसिडर करेंगे तो उसमें एडी करंट काउंट होगा। होता ही है कि जब एक कंडक्टिंग बॉडी के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है तो उसके अंदर सर्कुलेटिंग करंट जनरेट हो जाता है, राइट? एडी क्या होता है? ऐसे घूमता है जो, तो करंट भी ऐसे से घूमते हैं, इसलिए उनको एडी करंट बोलते हैं। फोकल्ट था जिसने इन करंट्स के बारे में बताया, तो इसीलिए इनको फोकल्ट करंट भी बोलते हैं। तो एडी करंट, focal current are swirling currents because of changing magnetic flux linked with bulk of matter. आपकी हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी भी कंडक्टिंग है, अगर हमारे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने लगे तो हमारी बॉडी में भी करंट्स आ जाएंगे। और मानिए जैसे बॉडी में क्लोट्स बन जाते हैं ना, उनका एक इलाज है, मतलब एक काइंड ऑफ थेरेपी है कि अगर आपकी बॉडी के क्रॉस माइल्ड मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस किए जाएं तो आपकी बॉडी में करंट्स इंड्यूस हो जाएंगे। वो करंट्स आपकी बॉडी में कहीं छोटी मोटी गांठ बन गई है, कोई क्लॉट्स बन गया, उन क्लॉट्स को पिघला सकती है, तो दैट कैन बी वन ऑफ अ सिंपल थेरेपी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो एडी करंट्स हैं, अगर हम इन्हें खत्म करना चाहें तो कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जब तक एरिया रहेगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और एरिया रहेगा, तब तक मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेगा ही करेगा। वो चेंज करेगा तो करंट तो इंड्यूस होगा, सिर्फ उसे मिनिमाइज किया जा सकता है। मिनिमाइज करने के लिए हम दो तरीके पढ़ते हैं। नंबर एक, ऐसे करके स्लॉट्स कट कर देते हैं, यानी ये वाला पार्ट काट के निकाल दिया। तो मैं बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। आपके पास अगर एक शीट ऐसी थी तो उस शीट को आपने क्या किया, यहां से ऐसे कर दिया, ये हट गया, फिर इधर से इधर कर दिया, ये हट गया, ऐसे करके ये बन गया। अब इसके अंदर जो जो एरिया है वो आपने थोड़ा सा कम कर दिया, तो ऑटोमेटिकली जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है वो थोड़ी सी कम होगी। प्लस मेनली आप क्या करते हैं, ये देखो, पहले करंट ने ऐसे करके घूमना था, अब करंट यहां से जाएगा तो पहले इधर ऊपर जाएगा, फिर इधर नीचे, ऐसे ऐसे करके घूमेगा। तो अपने करंट की जो पाथ लेंथ है ना वो बढ़ा। अगर हम ये माने कि ईएमएफ इंड्यूस सेम भी है तो भी करंट कम हो जाता है, क्योंकि करंट क्या होता है, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। तो करंट इंड्यूस्ड कम कर दिया। आप ये मान के चलना, जो ऑपोजिशन ऑफर होती है और जो हीट प्रोड्यूस होती है वो तो करंट की ही वजह से। डन? सो वन ऑफ द वे इज दिस कटिंग द स्लॉट्स। सेकंड क्या है, किसी को ध्यान है सेकंड क्या था? लेमिनेटेड शीट्स। वो लेमिनेटेड शीट्स का फंडा क्या है? थोड़ी सी मोटी किताब ले, लेमिनेटेड शीट का फंडा क्या है? जैसे इधर देखो, इधर तो आपको ये सिंगल दिखाई दे रहा है और इधर आपको ये डिफरेंट ऐसे पेजेस दिखाई दे रहे हैं। तो क्या करते हैं, जो भी मोटर के अंदर वाइंडिंग करनी होती है या फिर आप समझिए ट्रांसफार्मर के अंदर कोर रिक्वायर्ड होती है, तो उन कोर को हम ऐसे करके लेमिनेटेड शीट्स की हेल्प से बना देते हैं, बजाय कि एक सिंगल कोर बनाने। इससे क्या होगा, यहाँ पे तो इस पूरे में एडी करंट्स आ जाएंगे, इसमें ये शीट्स एक दूसरे से इंसुलेटेड है, इसलिए इनमें एडी करंट नहीं आ पाता है।
सो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। एडी करंट इस तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है। अब एडी करंट के यूजेस क्या है? एडी करंट, एक तो याद रखिए डेड बीट गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर बोलते ही समझ में आता है, थोड़ी दिन पहले हमने पढ़ा था। गैल्वेनोमीटर में आप लोगों ने एक सॉफ्ट आयरन सिलिंड्रिकल कोर के ऊपर वायर वाइंड की थी। एक्चुअली वो वायर जो वाइंड करते हैं वो एल्यूमिनियम के फ्रेम के ऊपर की जाती है। एल्यूमिनियम ऑलमोस्ट एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, लेकिन मेटल तो है ना। तो होता ये है कि वो एल्यूमिनियम का फ्रेम बन गया, उस फ्रेम के साथ लगा हुआ है पॉइंटर। जैसे वो फ्रेम घूमता है, ध्यान देना, फ्रेम घूमता है और इक्विलिब्रियम पोजीशन को पॉइंटर आगे क्रॉस करता है, तो उसके अंदर एडी करंट इंड्यूस हो जाता है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। वो इसके ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने को अपोज करता है और फटाफट से ये स्टेबलाइज हो जाता है। तो आपको लिखवा रखा है मैंने कॉपी के अंदर, वहां से रीड करना। मैं क्रक्स बता रहा हूं आपको कि अगर हम नॉर्मली एक गैल्वेनोमीटर को देखें तो पॉइंटर जब इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा तो वहां रुक नहीं पाएगा, वहां पे ऑसिलेट करेगा और फिर अल्टीमेटली रुकेगा। लेकिन अगर आपने एल्यूमिनियम फ्रेम यूज कर रखा है तो उसके अंदर एडी करंट्स इंड्यूस हो जाते हैं जो इस ऑसिलेशन को अपोज करते हैं और फटाफट से उसको रेस्ट पे ला देते हैं। यानी डेड बीट, बीट मतलब ऐसे ऐसे ऑसिलेट करना, डेड बीट मतलब बीट आती है, ये मतलब है। इसी तरह से अगर आप ओर से मेटल एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो ओर की शीट रख दें, उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दें, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो वहां से क्या होगा, ओर से जो मेटल है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। इंडक्शन फर्नेस बोल देते हैं, किसी चीज को मेल्ट करना है, मेल्ट करना को यही काम करेंगे, इसे सीधा रखेंगे, इसके क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर देंगे। और स्पीडोमीटर है आपकी गाड़ी के अंदर, उसकी फंक्शनिंग इसके ऊपर थी, है ना। इंडक्शन मोटर की फंक्शनिंग इसके ऊपर थी, और ट्रेन के अंदर जो ब्रेक्स लगती हैं उसकी फंक्शनिंग इसके ऊपर थी। तो मैं क्लैरिटी से बताता हूँ, जिन बच्चों को लगता है कि इतना सारा हम जो है ना समझ के याद नहीं कर पाएंगे, तो देखो इनका एक्सप्लेनेशन कभी एग्जाम में नहीं आता। आपको सिर्फ याद करना होता है कि एडी करंट क्या है, एडी करंट को क्या हम जीरो कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, दोनों तरीके बता दिए। एडी करंट के यूजेस क्या होते हैं, तो ये नाम ही याद करने हैं, इन डेड बीट गैल्वेनोमीटर, इन स्पीडोमीटर, इन मैग्नेटिक ब्रेक्स, इन इंडक्शन मोटर। चल गया काम बस, ठीक है। तो जिसको इंटरेस्ट है वो करे, अच्छे से समझ ले, और जिसको नहीं है वो सिर्फ ये नाम याद कर ले। फिर इसकी डिसएडवांटेज क्या है भाई, एडी करंट बहुत सारी एनर्जी का लॉस कर देता है ना। करंट फ्लो करेगा तो एनर्जी लॉस करेगा, और ये बहुत सारी जगह रिलेटिव मोशन को अननेसेसरीली अपोज करता है। तो ये दो मेन चीजें आप लिख सकते हैं, एनर्जी लॉस करता है और रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब जब ट्यूसडे को मिलेंगे तब हमारा यहां से रह जाएगा सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। पर मैं आपको ये बोलूंगा, जो बच्चे कर सकते हैं, जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, उनको अपना ईएमआई फिनिश कर देना चाहिए ट्यूसडे तक। इज दैट क्लियर? जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ उनको मैं करवा दूंगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, सो वंस अगेन हैव अ ग्रेट सेलिब्रेशन। घर पे बड़ों की हेल्प करना और खाने पीने का सामान घर से बनाने की कोशिश करना और एंजॉय करना। बट ट्यूसडे के लिए पढ़ाई करना बीच में ऐसा मत करना कि बिल्कुल जीरो। ठीक है।